नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है नीलम स्पेशल शो एपिसोड 4 में। आज का शो स्पेशल है क्योंकि हमारी काव्य गोष्ठी का ये 125वां शो है। कुछ भी सवा लगा दो ना, बहुत उसको खास माना जाता है। तो ये बहुत लकी शो है और इसलिए हम लेकर आए हैं हमारे कुछ स्पेशल सितारे इस शो में, जो कि लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की एग्जीक्यूटिव समिति के पद अधिकारी हैं। अब आप लोग अधिकारी शब्द पर ना जाइएगा, पहले से बता देती हूँ, ये बड़े दिग्गज लोग हैं। इनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। आप में से कुछ तो इनको जानते ही होंगे, बाकी नमक मिर्च लगाकर सुनाना मैं मेरा अधिकार समझती हूँ। आखिर ये अधिकारी है, मेरा मतलब है पदाधिकारी हैं। पर पहले सीरियस होते हुए सुनते हैं कि ये खुद के बारे में एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं। यानी यहाँ सबको होमवर्क दिया गया था कि एक एक लाइन में अपने बारे में कहिए। तो सबसे पहले हम मुड़ते हैं सलिल की ओर। सलिल ने कहा, सलिल सजल सरल सृजन सरहद सेना सैनिक स्वागत साहित्य। तो स्वागत है साहित्यिक सलिल का। ये सरल कैसे हैं, इस पर इनकी रैगिंग ली जाएगी, पर फिलहाल आपका स्वागत है सलिल। थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फिर मीरा भंसाली। ये लीला भंसाली जैसा लगता है, संजय लीला भंसाली, बट ये है मीरा भंसाली। तो मीरा भंसाली, एन ऑथर, एंकर एंड परस्यूइंग लाइफ एंड पैशंस विद इक्वल फर्वर। ये कहा उन्होंने अपने बारे में। अब हिंदी में बोला जाए तो ये फर और वर लेकर घूमती है। हमको कौन सा वर देंगी मीरा देवी, ये इनसे जानेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आपका स्वागत है मीरा। Thank you so much, Neelamdi, for this fabulous swagat. माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो अब बढ़ते हैं मुंबई के श्री अनूप जालान। ये अपना समय संगीत, साहित्य और अध्ययन में व्यतीत करते हैं। ये अक्सर अध्ययन की अवस्था में अध्ययन करते पाए गए हैं, यानी ये सोते सोते भी पढ़ लेते हैं। कैसे, ये यही बताएंगे। फिलहाल आपका स्वागत है अनूप। थैंक यू, वेलकम। और अब हम मिलते हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान से। इनसे जब पूछा गया कि एक लाइन में आप अपने बारे में क्या कहेंगी, तो इन्होंने कहा, साहित्य, चित्रकारी, मंच संचालन करती, द्विभाषा में पन्नों का श्रृंगार करती। अब पन्नों का श्रृंगार कैसे करते हैं, ये कौन से महीने में करते हैं, क्या क्या वस्तु उपयोग में लाई जाती है, इनसे चलिए आगे जानेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है अपर्णा जी। धन्यवाद नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो मेहरबान और कदरदान आ रही हैं हमारी खासम खास जूही गुप्ते जी, जो कि लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। उनको जब अपने बारे में एक लाइन में लिखने कहा गया तो उन्होंने लिखा, जूही पोएट, एंकर, ट्रांसलेटर, एडिटर, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड एचआर प्रोफेशनल, ऑल इन द सेम ऑर्डर। अब आप समझ गए ना मैंने ऑर्डर ऑर्डर क्यों कहा। ये ऑर्डर की बात कर रही थी तो मैंने ऑर्डर दे दिया। तो स्वागत की घड़ी यहीं समाप्त होती है और चलिए कुछ कविताएं भी इनसे सुनी मैम जाए। एक चीज भूल गए, मैम एक चीज भूल गए। हाँ, बोलो अभी तो लीडर ऑफ नीलम सक्सेना फैन क्लब आल्सो। तो तुम मेरी पंखी हो, चलो अच्छी बात है। मैं बिजली की इंजीनियर और ये इशारों पे, एक तो पन्नों पे झनकार करती ही हैं और इशारों पे अपने रेलों को दौड़ाती हैं। बिल्कुल। चलिए, पहले राउंड का विषय है महिला या औरत या विमेन। अब आप कहेंगे कि विमेन पर ये पुरुष क्यों नजर आ रहे हैं, दो दो पुरुष नजर आ रहे हैं भाई। तो इसका उत्तर बड़ा ही स्पष्ट है। महिला सशक्तिकरण के लिए पुरुष बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और देते आ रहे हैं। और फिर हम तो एक ही रथ के पहिए हैं, है ना। और दूसरे राउंड का विषय है रंग या कलर्स। रंग, अरे भाइयों और बहनों और जो भाई बहन नहीं है उनके लिए हमारे आज के सभी प्रतिभागी रंगीन है। तो हो जाए ताली, ये। तो 4 लाइनें सुनाकर पहले राउंड की शुरुआत की जाएगी। दिसंबर की खिलखिलाती धूप हो तुम,
जुगनुओं की रोशनी से भरा रूप हो तुम, दिसंबर की खिलखिलाती धूप हो तुम, जुगनुओं की रोशनी से भरा रूप हो तुम, बैठ न जाना कभी थक हार कर, आसमान में आफताब का स्वरूप हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। तो शुरू करते हैं हमारे सचिव महोदय से। फिर सभी कवियों को हॉट सीट पर बिठाकर उनसे कुछ पूछा जाएगा। पहले कसम खानी होगी कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। सच के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही दी, आप सही लाइन पे चल रही हैं। तो सलिल, आप बताइए कि आपको अगर चॉइस दी जाए कि आप माँ को ऊपर का दर्जा देंगे या पत्नी को, तो आप का उत्तर क्या होगा? जी, मैं बिल्कुल माँ को जो है ऊपर का दर्जा देना चाहूंगा, और जिसमें भी मैं भारत माँ को जो है सबसे ऊपर का दर्जा देना चाहूंगा, क्योंकि एक मैं सैनिक हूँ और मेरे लिए जो है माँ और भारत माँ जो है सबसे ऊपर और सर्वोपरि है। तो आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। और चलिए, तो फिर आप क्यों नहीं हमको माँ पर ही एक कविता सुना दीजिए। थैंक यू नीलम जी, जरूर। इससे पहले कि मैं अपनी कविता शुरू करूं, एक लाइन में मैं उसका एक कहाँ से वो प्रेरित है वो बता देता हूँ। कि हम लोग जब बॉर्डर एरिया पे रहते हैं तो हम लोग अपने घर का खाना बहुत मिस करते हैं, और उससे ये प्रेरित है कि जब हम लोग घर पर जो बॉर्डर पे जो हम अपना घर का खाना मिस करते हैं, तो उससे प्रेरित पोयम है ये। और हम सब जानते हैं कि दाल होती है जिसको माँ की दाल कहते हैं, और वो काफी प्रसिद्ध है और काफी लोग पसंद करते हैं। तो ये इसकी जो शुरुआत है पोयम की, वो वहीं से है, और उसी को आगे बुनकर एक रेसिपी तैयार करी है, आपके सामने प्रस्तुत है। और कौन कहता है सिर्फ माँ की दाल होती है, कौन कहता है सिर्फ माँ की दाल होती है, स्त्री अन्नपूर्णा हर भोजन की मिसाल होती है। क्या बात। माल पोहे से मिठास, माल पोहे से मिठास, कढ़ी की खटास उसमें कमाल होती है, रोटी सी रंगत व भिंडी सी भोली बेमिसाल होती है, कौन कहता है सिर्फ माँ की दाल होती है। क्या बात। पालक सी प्रभुता, पालक सी प्रभुता व खिचड़ी सी ख्याल होती है, पालक सी प्रभुता व खिचड़ी सी ख्याल होती है, सलाद सी सादगी चटनी से चटपटी हृदय विशाल होती है, कौन कहता है सिर्फ माँ की दाल होती है। पनीर से प्यारी, पनीर से प्यारी कचरी से करारी डांट बवाल होती है, पनीर से प्यारी कचरी से करारी डांट बवाल होती है, हलवे सी हसमुख खीर में खामोश मेवा कमाल होती है, हलवे सी हसमुख खीर में खामोश मेवा कमाल होती है, कौन कहता है माँ की सिर्फ दाल होती है। नमक सी नखरीली, नमक सी नखरीली और गुस्से में मिर्ची सी लाल होती है, नमक सी नखरीली और गुस्से में मिर्ची सी लाल होती है, साग सी संगनी आलू सी अर्धांगनी पूरे जीवन काल होती है, साग सी संगनी आलू सी अर्धांगनी पूरे जीवन काल होती है, कौन कहता है माँ की सिर्फ दाल होती है। और अंतिम पंक्ति है कि चाय सी चहेती, चाय सी चहेती माँ हर भोजन की आत्मा अनंत काल होती है, चाय सी चहेती माँ हर भोजन की आत्मा अनंत काल होती है, सर्दी हो या गर्मी दिन हो या रात हर वक्त हाथ में घर की कमान होती है, हर वक्त हाथ में घर की कमान होती है, कौन कहता है माँ की सिर्फ दाल होती है। धन्यवाद। बहुत क्या बढ़िया। बात है, क्या बात है, मुंह से वो लार वार टपकने लगी, इतने सारे खाने के नाम ले लिए आपने, नहीं, बड़ा मुश्किल है। अरेबिक का लेवल बढ़ने लग गया। तो पुणे चला जाए। तो बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते हैं आगे। So next comes our joint secretary Meera Darling. Though we heard her in English initially, she's been doing wonders in Hindi poetry these days. The question to Meera is, we've heard that you write in Gothic style. तो ये गोथिक क्या होता है भाई? आपकी पहचान क्या है ना? आप कौन है? भागो, कहिए भूत तो नहीं? I wish because it is कभी कभी ना वो easy होता है भूतों से बात करना rather than people. So yeah, can say हम that. सब भूत हैं। चलो बोलो। Gothic is just dark writing paranormal के ऊपर
एंड उसमें एक्चुअली देखा जाए तो स्पिरिचुअल भी आ जाता है, क्योंकि भगवान को वैसे जैसे भूतों को किसी ने देखा नहीं, वैसे भगवान को भी किसी ने देखा नहीं है। तो सब सब में आई डैबल। गॉथिक इज एवरीथिंग दैट इज पैरानॉर्मल बेसिकली, नॉर्मल से परे। हमारी ये टीम भी नॉर्मल से परे है ना। तुम भी नॉर्मल से परे हो ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो माय पोएम फॉर टुडे इज हिंदी में है। जैसे कि नीलम दी ने कहा कि मैं हिंदी में भी अभी ज्यादा लिखना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरी जो पोएम है वो आप बीती है, जो मैं सबको कहना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और वो लोग ने मुझे एक ही तरीके से इतने सालों तक देखा है, एंड अचानक से मेरा पोएट वाला रूप देख कर ना थोड़े ये लोग चौंक जाते हैं। तो उनके लिए खास ये पोएम है। तो मेरी पोएम। औरत हूं मैं, नहीं कोई नाजुक बला या कोई शर्मीली हिरन, हूं नहीं मैं चांद का टुकड़ा, ना ही मैं कोई गुलाब का फूल, हूं मैं बेटी बहन माँ किसी की, पत्नी हूँ अपने इकलौते पति की। ये सब मेरे रिश्ते नाते पहचान है, ये सब मेरे रिश्ते नाते हैं, लेकिन मेरी पहचान नहीं। मैं हूँ खुद अपनी पहचान, जानो मुझे मेरे नाम और काम से, ना बांधो मुझे इन रिश्तों के नाम से, या मेरे कपड़ों से परखो मुझे। अपना नजरिया बदलो तुम, औरत हूं मैं, तुम जैसी इंसान हूं मैं। ना करो जानवरों जैसा व्यवहार मुझसे, ना समझो मुझे कोई शक्ति स्वरूप देगी। बस तुम्हारी तरह इंसान हूं मैं, बस तुम्हारी तरह इंसान हूं मैं। सुख दुख दर्द सब मुझ में भी महसूस होता, मेरा अधिकार दे दो बस, एक औरत हूं मैं। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बहुत लिखा बढ़िया, है। बहुत ही हम सुंदर, क्या भूत भूत बोल रहे थे, अब पता चल गया कि बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, मीरा बहुत ने सुंदर। जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें से एक बात मुझे याद आई। एक पहचान वाले थे, उनको पूछो किसी से भी कभी अपना परिचय दो, तो एक ही बात बोलते थे, मैं मेरे इकलौती पत्नी का इकलौता पति हूँ। मैंने यहाँ पर ये यूज किया है, हाँ, हाँ, मेरे इकलौते पति की। और मैं बताऊं, मुझे मालूम था कि अनूप जी जरूर कुछ बोलने वाले हैं। तो अनूप जी का ही अगला नंबर है, आओ उठाकर। हवाएं अभी अभी कह रही थी कि आप नारी शक्ति से बहुत डरते हो, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, सच है। एकदम सच बात है। नारी शक्ति और पुरुष सहन शक्ति, इन दोनों से मैं बहुत डरता हूँ। तो क्या कोई नारी भी आपसे डरती है? हाय, काश ऐसा होता। होता। थोड़ा सा नहीं, हम तो बहुत डरते हैं, पर चलिए अब आप अपनी कविता सुना दे। ठीक है जी। ये नारी पर ही है, जैसे कि अभी समय का टॉपिक है पहले राउंड का। नारी की सुंदरता देखी। आमतौर पे आप सब कविताओं में देखते हैं कि नारी के सौंदर्य के ऊपर लिखते हैं और उसके गुणों के ऊपर भी लोग लिखते हैं। तो उसके ऊपर से मैंने लेकर ये कविता रची है कि नारी की सुंदरता देखी, यौवन और चंचलता देखी, चंदा के मोहक टुकड़े पर एक अद्भुत रंजकता देखी। नारी की सुंदरता देखी, यौवन और चंचलता देखी, चंदा के मोहक टुकड़े पर एक अद्भुत रंजकता देखी, लेकिन उस यौवन के आगे परा, लेकिन उस यौवन के आगे, बांके चितवन के भी आगे, शर्माई सी सकुचाई सी एक अलौकिक प्रतिभा देखी। आंसू से बूढ़ा लाए है, बूढ़ा यानी बाढ़, फ्लड्स। आंसू से बूढ़ा लाए है, मुस्का के फूल झराए है। आंसू से बूढ़ा लाए है, मुस्का के फूल झराए है। माथे पे तानी भ्रिकुटी से
जो भौवें चढ़ गई तो समझो गई। माथे पर तानी भ्रुकुटी से नैदाधिक अग्नि जलाए है। नैदाधिक यानी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, समर सीजन की। कि आंसू से बूढ़ा लाए है। यहाँ पे चार ऋतुओं का मैंने वर्णन किया है कि आंसू से बूढ़ा लाए है, मुस्का के फूल झराए है, माथे पर तानी भ्रुकुटी से नैदाधिक अग्नि जलाए है। और लास्ट की जो 4 लाइनें हैं वो थोड़ा दर्शन शास्त्र की तरफ चली जाती हैं कि कांधे पे अवन उठाए है। अवन यानी अवनी, पृथ्वी। कांधे पे अवन उठाए है, आंचल में प्रणव खिलाए है। प्रणव जिससे कि सृष्टि का उत्पन्न होता है। कांधे पे अवन उठाए है, आंचल में प्रणव खिलाए है, भव भूत भविष्य के काल बनी। हम बोलते हैं भव यानी करंट, प्रेजेंट, भूत यानी पास्ट, भविष्य यानी फ्यूचर। जो तीनों काल हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, उनकी भी काल बनी, जो समय का भी अंत कर सकती है। क्या बात है। तो कांधे पे अवन उठाए है, आंचल में प्रणव खिलाए है, भव भूत भविष्य का काल बनी, गोदी में प्रलय सुलाए है, गोदी में प्रलय सुलाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कविता, बहुत ही बढ़िया कविता। बस मुझे एक जगह डर लगा था कि ये कांधे पे अवन क्यों रखा है, यानी माइक्रोवेव अवन क्यों रखा है। This was me, literally me. Until Anupaya explained the wordings. बट चलिए, बहुत अच्छी कविता। यानी मैं तो थोड़ी सी ऐसी जोकर किस्म की हूँ, तो कोई बात नहीं। पर तो अब मैं सब कभी जानते हैं। अवन नहीं उठाऊंगी कांधे पे। तो अब नंबर है हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर जूही गुप्ते। जूही गुप्ते, आर यू देयर? मेम साहब, क्या आप ये बताएंगी कि आकाश भेदना किसे कहते हैं, और ये भेदने की आपने कभी कोशिश की है क्या? और अगर और डिटेल्स में पूछूं तो क्या कोई भी स्त्री आकाश भेद सकती है या नहीं? बिल्कुल भेज सकती है, बिल्कुल भेज सकती है। तो आज जैसे कि महाशिवरात्रि भी है, तो हर स्त्री में गौरी होती है, और जिसमें जब गौरी होती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आकाश भेदना, जैसे हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, वैसने बहुत बात सीखा, पर हम लोग ने ऑलरेडी आकाश भेदना सीख लिया था। तो हर स्त्री के लिए मुमकिन है मैम। तो कविता प्रस्तुत करूंगी कि शहरी कविता कैसी होती है, उसकी रूपरेखा आप सबके सामने, आप सबको नमन करते हुए कि उसकी सुबह नहीं होती चिड़िया की चहचहाट के साथ, ना ही उसे बेतुके ख्याल आते हैं सौंदर्य रस से नहाने जैसे। छटपटाहट है स्वाभिमान के लिए, वो सरपट निपटाती है काम, मन में बजते हैं सैकड़ों अलार्म, निकल पड़ती है रेस में प्रदूषण वाली हवा से लड़ते हुए। उसे नहीं वक्त पायल छनकाने का, किसी कवि मन को बेवजह बहलाने का। भटकती है, संभलती है, तय करती है अपना रास्ता। स्वच्छ ताजी उपमाएं भाती हैं, उसे स्वच्छ ताजी उपमाएं भाती हैं। मैम, माइक्रोवेव की बात आपने जब की, तो उसे स्वच्छ ताजी उपमाएं भाती हैं, सदियों पुरानी माइक्रोवेव की हुई, नदी धरती चांदनी से तुलना नहीं। मन की विलोचना दिखाते घिसे पिटे जंग लगे अलंकार, या तू प्रेयसी है, तू देवी, तू लज्जा, तू उपहास, उपसर्गों से खून खौलता है उसका। और आखिरी कुछ पंक्तियां की, कैद नहीं पसंद, उसे पसंद है स्वच्छंद उड़ान, साहस वाला निखार लिए, बेबाक बोलती है, निर्णय लेती है, आत्मनिर्भर हो कलम संग खड़ी रहती है, दुर्गंध नहीं आती उसे पढ़ने पर। तो जब ऐसी कोई मौलिक कविता पढ़ते हैं तो उससे दुर्गंध नहीं आती, उसे पढ़ने पर मौलिकता की महक होती है। वो सोन जूही की बेल है, वो सोन जूही की बेल है, आकाश भेदना उसका ध्येय है, नई पीढ़ी के स्वर स्याह करेगी, सड़े गले छंद नहीं।
ये बहुत थी बढ़िया, मेरी बहुत प्रस्तुति। बढ़िया बढ़िया। कविता। बड़ी भावपूर्ण। तो चलो, जब तुम उड़ोगी ना तो मैं भी कहीं आकाश पे मिलूंगी तुमको। मैम आप ऑलरेडी वही हो। नहीं नहीं, अभी तो अपने कमरे में हूँ फिलहाल। आप नीलम हो, आप नीलम हो, आप खुद आकाश हो। आप नीलम हो, आप खुद आकाश हो। नहीं, अभी अपने कमरे में हूँ। और वैसे नीलम तो हूँ, यस, एंड आई लव माय नेम। यस, तो बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे। अपर्णा जी, आप संगम तो घूमने जरूर गई होंगी, है ना? इलाहाबाद गई हैं? इलाहाबाद गई थी लेकिन संगम तक नहीं पहुंची, शादी में गई थी वहीं से वापस। ओह सो सैड। पर आपने इमेजिन तो किया होगा। तो चलिए आप बताइए कि जहाँ गंगा यमुना से मिलती है वहां पे, या यमुना गंगा से, और क्या इस संगम के बाद उनकी अपनी फितरत रह जाती है या नहीं? मैं इसी के ऊपर चंद लाइनें नारी से रिलेटेड बोलती हूँ। मैं क्या हूँ अनुमान ना लगाओ, झांको हृदय में भीतर मेरे। पूजा हूँ, आस्था हूँ, प्रेम हूँ, सफल रिश्तों की परिभाषा हूँ। प्रीत की मधुशाला, स्नेह की अमरलता, नदिया की रवानी हूँ। मैं हूँ गंगा जमुना सरस्वती की तरंग। तो आपने उसके बारे में पूछा, संगम के बारे में, हमने आपको बताया नारी क्या है उसके हिसाब से। तो अब जो मैं आपको कविता सुनाने वाली हूँ, ये एक ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मन को छू जाती हैं। आप अक्सर देखते हैं समाज में नारी, लड़की बहू बन के आती है तो उसको वो प्यार नहीं मिलता जो एक लड़की को मिलता है अपने घर में। वो अपने घर में बहुत दुलारी होती है, लेकिन ससुराल आती है तो बहुत सारे बंदिशें होती हैं और परायापन का जो दंश है उससे वो पीड़ित होती है। तो समाज को मेरा ये मैसेज है कि ये गलती मत करिए। वो आपके घर आई है, पहला कदम आप उठाइए और दूसरा कदम अपने आप वो उठाएगी। पहले आप अपनाएंगे तो वो आपको खुद अपनाएगी। तो कविता जो है मेरी, परायपन का दंश। आखिर क्यों, आखिर क्यों बहू को पराया समझते हो? ये घर परिवार उसका अपना है, कभी तो उसे जताया होता। वो भी इस घर का अभिन्न हिस्सा है, कभी तो एहसास दिलाया होता। ये घर की बहू है कहने के बजाय, कभी ये भी कहा होता, बहू ये घर तुम्हारा है। वो तो बस बहू है, क्या सब फर्ज उसी को निभाने हैं? कभी तो उसे गैर ना समझकर प्यार से बुलाया होता, दुलार से कभी गले लगाकर उसका भी माथा चूमा होता। उसकी भी माँ बनने का कभी तो फर्ज निभाया होता। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, उसके भी कुछ अरमान होंगे। उसकी इच्छाओं को भी समझा होता, उसके स्वाभिमान को भी मान दिया होता। उसमें भी कुछ खूबियां होंगी, उसकी खूबियों को भी सराहा होता। उसे भी तारीफों से नवाजा होता, कभी तो उसकी खुशी में शामिल होकर थोड़ा सा अपनापन दिखाया होता। तुम्हारे बेटे की अर्धांगिनी है, घर परिवार की लाज है। घर की लाज को सबके सामने सरेआम बेइज्जत ना किया होता। दिल पर आघात ना पहुंचाकर थोड़ा मान सम्मान दिया होता। परायेपन के दंश से ना तड़पाकर उसे भी दिल के करीब किया होता। उसे भी ममता के आंचल में समेटकर दिल का टुकड़ा समझा होता। कभी स्नेह की बारिश में भिगोकर उसे भी बेटी का दर्जा दिया होता। तो ये मेरी एक कविता थी जो आप अक्सर सोसाइटी में देखेंगे कि वहाँ पे बहू और बेटी के बीच में बहुत फ़र्क है, बहुत गलत बात है। और क्योंकि आज विमेंस डे है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं विमेंस डे, मेरा ये मानना है हर रोज़ विमेंस डे होता है, एक दिन नहीं होता। जिस तरह प्यार का कोई दिन नहीं होता, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे नहीं, हमारे लिए सब दिन नारी का दिन है, प्यार का दिन है, माँ और पिता सबका दिन है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी यहीं पे विराम लगाती हूँ और अब मैं नीलम को बुलाना चाहूंगी।
हाँ भाई नीलम, अब थोड़ी सी खिंचाई तो कर ली जाए तुम्हारी भी। तुम ये बताओ, 70 डर किताबें लग रहा है, डर लग रहा है। अरे सुनो तो सही, 70 किताबें लिखी हैं। अब ये बताओ, 70 किताबें क्या सोते जगते सब तरह से लिखती हो? सोने में भी, जगने में भी, किस तरह से लिखती हो? हम लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं इतनी किताबों के बारे में। ये तो पता बताना नहीं, पड़ेगा। पता नहीं मैं कैसे लिखती हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं भी थोड़ा रहस्य है। अब इस पे ही एक किताब लिखूंगी कि मैंने 70 किताबें कैसे लिखी। और हम ये कहेंगे, हमारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप में एक नगीना जड़ा हुआ है जिसका नाम है नीलम। और अब हम नीलम से गुजारिश करेंगे कि वो कविता सुनाए। बहुत शुक्रिया अपर्णा दी। तो मेरी कविता का शीर्षक है लकीर। लकीर यानी लाइन। कितना आसान होता है ना लकीरों को जोड़ देना किसी भी आकृति से। कितना आसान होता है ना लकीरों को जोड़ देना किसी भी आकृति से। वो भी एक लकीर ही थी, जिससे जोड़ा गया वो जुड़ गई। उससे कहा गया मुड़ो, वो मुड़ गई। उससे कहा गया घूमो, वो गोल घूम गई। उससे कहा गया झुको, वो झुक गई। उससे कहा गया काटना पड़ेगा तुम्हें, वो कट गई। आखिर लकीर ही तो थी वो, कोई भी रूप ले सकती थी। एक दिन किसी कोने में पड़े पड़े जब उसकी नजर अचानक आईने पर गई, वो अपना रूप देखकर कांप गई। सिहरन सी उठी उसके बदन में। न जाने कहां से उसमें ताकत आई कि वो सीधी होकर खड़ी होने लगी। कहां मंजूर था समाज को उसका इस तरह अपना स्वरूप ले लेना। समाज तो अपनी परंपराओं की तलवार से करने लगा उस पर वार। पर इस बार वो न मुड़ी, न घूमी, न झुकी, न कटी। इस बार वो न मुड़ी, न घूमी, न झुकी, न कटी। उसने अब अपना अस्तित्व और उसका महत्व बखूबी जान लिया था। खड़ी रही सीना तान कर, हर वार को सहती हुई, खुद को सहलाती हुई और आगे बढ़ती हुई। जब उसको उसके इस नए रूप में जमाने ने चलते हुए देखा, वो भी समझ गया कि अब उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी मेरी कविता लकीर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत शुक्रिया दी। तो जो है अब मारने काटने पे वैसे तैयार थी, पर वो बात क्या है कि सेकंड राउंड रंगों का है, तो चलिए थोड़ा छोड़ देती हूँ। रंग तो सबको बहुत अच्छे लगते ही है। तो जिंदगी तो कई रंगों से रंगी होती है, पर मुझे तो सबसे खूबसूरत जो रंग लगता है वो है बचपन का रंग। जूही, क्या आपको भी ये रंग मन में कुछ गुदगुदी सी कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहुत अच्छी जो मेमोरीज है, जो स्मृतियां हैं, वो बचपन से जुड़ी हैं, क्योंकि एक संयुक्त परिवार से आती हूँ, तो उसकी एक अपनी आभा रही मेरे जीवन में। तो उसी के बारे में पढ़ूंगी। मेरा रंग, तो देखिए कि मेरा रंग कैसे कहाँ ले जाता है। जस्ट अ सेकेंड। नारियल, फूल, मिठाई, अग्नि अर्पित गेहूं की जवारें, नई शरारती पिचकारी, 3-4 पैकेट गुब्बारे, थी बेहद खास त्योहार की वो सीधी सादी तैयारी। निकल पड़ती थी अलसुबह नन्हे पड़ोसियों की टोली, अटखेलियों के छींटों से एक सराबोर बरामदा, बेपरवाह चेहरों की वो रंग बिरंगी रंगोली। महत्वाकांक्षी होड़ में गुजरा, नम आंखों में सूखा फागुन, पानी सा पारदर्शी नहीं रहा, टूटता कहीं बिखरता मन। दूर है मुझसे जाने कब छूटा मेरा रंग, मेरा बचपन। दिस इज फॉर माय सिबलिंग्स, माय फ्रेंड्स एंड द होली विद देम। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सच बचपन से खूबसूरत कोई रंग नहीं होता। जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण वही होता है। गिरते हैं, हारते हैं, फिर लड़ते हैं।
जो कि बाद में भूल जाते हैं, कि बाद में गिरते ही गिरते हैं शायद। वो ओवन जो चढ़ा जाता है ना कंधे पे, तो उसकी वजह से गिर जाते हैं। तो दोस्तों, सावधान, मेहरबान, कदरदान, अरे ये कदरदान कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, सावधान मेहरबान, अब पधार रही हैं हमारी खजांची अपर्णा प्रधान मैम। सब कुछ ठीक है ना मैम, कोई गलती तो नहीं हुई ना मैम? अब आप ट्रेजरर है तो आपको खुश रखना पड़ेगा, है ना? आपसे बहुत जरूरी है आपको खुश रखना। तो आपसे एक प्रश्न, बिल्कुल तो आप प्रश्न करूं ना? कर लीजिए। जब आप अमित जी से मिली थी तो कौन से रंग के लिबास पहने थे आपने? कौन? जब मैं मिली थी तब मैंने येलो साड़ी पहनी थी, उसका बॉर्डर और पल्ला जो था पर्पल कलर का था। क्या बात है, क्या बात है Wow, you अपर्णा जी remember? मोहब्बत That's के so रंग। sweet. I still have that साड़ी with me. वाह अब वाह, अमित जी तो यहाँ पर है नहीं इनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तो हमको विश्वास करना ही पड़ेगा। करना ही उनको पड़ेगा। याद हाँ, ये जो इसको ये कर सकता है वो तो बोलेगा नहीं बेचारा, नहीं नहीं, तो हमको मान ही लेना पड़ेगा जो भी बोल रही है। चाहे पर और चलिए कोई इसको साड़ी याद ना देखने बोले, के वो लिए साड़ी इनको ये भी याद है बहुत अच्छे से। अच्छा, चलिए कोई कहानी होगी तो गोवा जाके इनसे सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिलहाल इस रंग पर आप कोई, ये जो मोहब्बत का रंग है ना, पीला रंग नहीं, मोहब्बत का जो रंग है, उसमें कोई कविता सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। मोहब्बत का रंग, मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी जिंदगी रंगीन बनाती है। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी जिंदगी रंगीन बनाती है। सतरंगी दुनिया आंखों में सजाकर नील गगन में आशा के परिंदे उड़ाती है। हृदय पटल पर बहार सी छाकर इंद्रधनुषी रंगों के गुलजार सजाती है। अरुणोदय की लालिमा में रंग कर प्रेम में पलाश जिंदगी संवारती है। मन के आंगन में स्वर्णिम धूप सी उतरकर सूरजमुखी सी मुस्कुराती है। सप्त सुरों के रंग गीतों में ढालकर बसंत बहार बन खिलखिलाती है। जीवन में उमंग की किरणें पसार कर खुशियों की सतरंगी चादर पहनाती है। नारंगी सांझ ओढ़कर स्याह रात में धवल चांदनी सी बिखर जाती है। और अंतिम लाइनें हैं, चाहत का नशा बनकर सांसों में चलकर गुलाबी रंग से चेहरा निखारती है। चाहत का नशा बनकर सांसों में चलकर गुलाबी रंग से चेहरा निखारती है। रगों को केसरिया रंग में रंगकर कस्तूरी मानिंद खुशबू से रूह महकाती है। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी जिंदगी रंगीन बनाती है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने तो बढ़िया। बहुत सारे रंगों का वर्णन कर दिया। बस मेरे मन में एक क्वेश्चन था, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, वो नशे का कौन सा रंग होता है? नशे का रंग जिसको होता है वही समझता है। अच्छा, तो यानी आपको होता रहता है और हम लोग को नहीं होता, किसी और को नहीं होता? तो बताओ भाई, सलिल, मीरा। सबको होता है, मुझे सबको लगता है होता है। नशे का रंग रंगीला होता है बहुत। इंद्रधनुषी सा होता है काफी। सब रंग दिख जाते हैं। नहीं, सब तो रंग। डिपेंड भी करता है ना किस चीज का नशा है। तो अब इनका मोहब्बत का नशा था, तो पता नहीं कितने सारे रंग थे। अब वो इन सब रंगों को याद कर लेंगे हम अपनी कविता के लिए अगली। तो अब ऐसा है ना कि बहुत सारी नीलम की बात हो रही थी, तो जिस कविता में भी गीत में मेरे नाम आ जाते हैं ना, उसे सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अब सलील की कविता मैंने पढ़ी तो उसमें भी नीलम लफ्ज आ गया, और मुझे जो खुशी मिली कि क्या बताऊं। वो गीत भी याद आ गया, वो राज कपूर का था शायद, मुस्काती हवा और नीलम सा गगन, जीवन में जाने क्या है कमी, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो कुछ जीवन में कुछ कमी होती है, कुछ नमी होती है, पर वो खुश रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे सैनिक। सलिल, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, आई थिंक क्योंकि मैं पेशे से एक सैनिक हूँ और इस चीज को अनुभूत भी करता हूँ और मतलब महसूस करता हूँ कि अ, होते हैं मैं थोड़े से इनके बेढंगे रंग होते हैं और तरीके थोड़े तौर तरीके अलग होते हैं, और उसी से ही प्रेरित जो है एक कविता मैं आज लेकर आया हूँ आप सबके समक्ष, और आशा करता हूँ कि आप तक ये सैनिक का भाव पहुंचेगा। और इसमें जो खास बात है कि हर रंग का अपना, हर रंग को हम किसी चीज से एसोसिएट करते हैं, किसी चीज के साथ जोड़ते हैं। तो सैनिक उस रंग को किस तरीके से, किस अलग अलग ढंग से उस रंग को एसोसिएट करता है या उसको देखता है, उसको प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश है, और आशा करता हूँ आप तक पहुंचेगी कि सैनिक के रंग, सैनिक के रंगों में रंग बेरंग है, सैनिक के रंगों में रंग बेरंग है, जमाने से जुदा जुदा ये कुछ बेढंग है, जमाने से जुदा ये कुछ बेढंग है। प्यार मोहब्बत इश्क में, प्यार मोहब्बत इश्क में जहां मचलता लाल है, लाल रंग हम प्यार मोहब्बत से एसोसिएट करते हैं, तो प्यार मोहब्बत इश्क में जहां मचलता लाल है, रक्त रंजित खंजर से वे करता शत्रु हलाल है, रक्त रंजित खंजर से वे करता शत्रु हलाल है। सृजन संपन्नता सुंदर, सृजन संपन्नता और सुंदर स्वर्ण भी पीला है, सृजन संपन्नता और सुंदर स्वर्ण भी पीला है, केसरी चुनरी सर पर कुर्बान देश पर छैल छबीला है, केसरी चुनरी सर पर कुर्बान देश पर छैल छबीला है। प्रकृति आशा यौवन, प्रकृति आशा यौवन और सेहत से भरा हरा है, प्रकृति आशा यौवन और सेहत से हरा भरा है, धरती से उपजा लाल वापस धरती पर गिरा है, प्रकृति आशा यौवन और सेहत से हरा भरा है, धरती से उपजा लाल वापस धरती पर गिरा है। स्वच्छ पवित्र शुद्धता और अत्यंत शांत सफेद है, स्वच्छ पवित्र शुद्धता और अत्यंत शांत से सफेद है। बर्फ का कफन ओढ़े, बर्फ का कफन ओढ़े शहीद पर करता कौन खेद है, बर्फ का कफन ओढ़े शहीद पर करता कौन खेद है। हिम जल आकाश और नीलम नीला नीला है, हिम जल आकाश और नीलम नीला नीला है, विषाद से जूझ रहा निज जीवन इसका जहरीला है, विषाद से जूझ रहा निज जीवन इसका जहरीला है। और अंतिम पंक्ति है कि ये दुनिया में रंग बहुत, ये दुनिया में रंग बहुत सरहद पर कुछ कम है, ये दुनिया में रंग बहुत सरहद पर कुछ कम है, सैनिक के रंग तिरंगे से शुरू और तिरंगे पर खत्म है, सैनिक के रंग तिरंगे से शुरू और तिरंगे पर खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात पे आपको सैल्यूट, इस कविता के लिए आपको सैल्यूट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने सलिल की जो पहली कविता पढ़ी थी, हाउस द जोश वाली, उससे मैं इतना इम्प्रेस हुई थी, इतना इम्प्रेस हुई थी, मींस इतना इम्प्रेस फर्स्ट पोएम पे शायद ही किसी से हुई हूँ। सो वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। So life, I suppose, is a rainbow of different hues, not only the 7 colors always stated. Which are the colors in the rainbow of your colorful life, Meera? I mean कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि रंगों से प्यार तो बहुत है, लेकिन होली नहीं खेल पाती मैं। जितने भी फिर कलर्स जो होते हैं उनको मैं शायद अपनी पोएम्स में कहीं ना कहीं उनको I just tend to write them somewhere in my poem using those colors as a way to express myself. So this poem also is like that only. It is just expressing what I had seen. जैसे सलील जी ने अभी पूरा बॉर्डर का डिस्क्रिप्शन दिया, सोल्जर्स का डिस्क्रिप्शन दिया। सो ये जो पोएम है, इट इज रिलेटेड टू दैट बिकॉज इट इज सेइंग अबाउट द रीजंस व्हाई वन वुड इवन गो फॉर अ वॉर, sort of. So here is my poem. It is titled as Rainbow. The parched brown earth, eyes blue, forlorn,
staring at the vast sky in hopes of a grey cloud. The black vultures circling, waiting to scoop. But suddenly, drops of cold water fall on wrinkled hand, the thirst quenched, flowers pink blossom, the orange sun sets, the silver stars brighten the clear sky, the cobalt shimmers, the golden fruits glitter as the white clouds of peace softly glide over, the red flames all vanquished. The sun rises on the horizon, the orange smile spreading, the rainbow of life, spreading all through. Life in all its shades is for us to see. That was it. Beautiful. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, देखिए एक्सेलेंट। कितनी खास बात है ना कि एक ही टॉपिक है रंग, और ऐसे लगता है रंग पे इससे क्या different लिखेगा है। आदमी, पर इससे कितने different। रंग नजर आ रहे हैं रंग पे ही। और जो है आगे बढ़ते हैं। जब गोरी के मन में कोई सांवरा बस जाता है, उसे समझ ही नहीं आता वो कौन से रंगों से इस खास लम्हे को मनाए। कभी वो अपने भाई से कहती है कि हरे रंग का परिधान ला दो, तो कभी पीला जैसे अपर्णा जी ने पहना था, तो कभी लाल। लादे बीरा माने चुनरी, ये बीरा को मैंने कभी एक बार मीरा से पढ़ लिया था। तो लादे बीरा माने चुनरी, ये कविता प्रस्तुत करेंगे अनूप जाला। थैंक यू जी। एंड जस्ट इसमें 4 अलग अलग रंगों का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुसुमी रंग होता है जो पीलापन लिए हुए, लाल रंग जो होता है उसे कुसुमी कहते हैं। अर्गजी रंग कहते हैं जो गहरा पीला होता है। सतरंग तो आप जानते हैं 7 रंग जिसमें हो, और सुरख यानी गहरा लाल रंग। ये 4 अलग अलग रंगों के इसमें जिक्र आए हैं। और हम लोगों को आज शहरों में इस चीज का इतना हम लोग नहीं ध्यान देते, पर जो ट्रेडिशनल उसमें है गांवों की तरफ अगर आप देखें तो उधर आज भी ये चीज आपको मिलेगी कि अलग अलग ओकेजन्स पे वो अलग रंग का परिधान या अलग रंग की चुनरी पहनना उसको अच्छा माना जाता है। तो ये एक गाना बनाया था बहुत साल पहले कि वो नायिका है अपने भाई से कह रही है कि मुझे मेरे पिया से मिलने जाना है, तो मुझे इस रंग की चुनरी ला दे। सोचा था गा के सुनाऊंगा, पर गले का ये रिपेयरिंग चल रही है 1 महीने से, तो उसके डस्ट और उससे भगवान जाने क्या हाल रहता है। यानी गले की रिपेयरिंग चल रही है या घर की? घर की रिपेयरिंग चल रही है और उसके कारण से मैं बिगड़ते जा रहा हूँ, मेरा गला बिगड़ते जा रहा है। ओके ओके, अंडरस्टूड। कोशिश कर रहा हूँ, भगवान जाने निकलेगी आवाज तो ठीक है, नहीं तो फिर आई विल स्विच टू रीडिंग इट आउट। स्वागत है, स्वागत है। ला दे बीरा माने चुनरी, ला दे बीरा माने चुनरी, ला दे बीरा रंग रंगीली रंगा दे बीरा रे, ला दे बीरा माने ऐसी रंगा दे कुसुम रंग चुनरी, ऐसी रंगा दे कुसुम रंग चुनरी, पहन में मिल आऊं अपने पिया सो, ला दे बीरा माने चुनरी, ऐसी रंगा
दे अर्गज रंग चुनरी, ऐसी रंगा दे अर्गज चुनरी, बसंत में मनाऊं अपने पियासों, ला दे वीरा। ऐसी रंगा दे सतरंग चुनरी, फाग में खेल आऊं अपने पियासों, फाग में खेल आऊं अपने पियासों, ला दे वीरा। और अंत में ऐसी रंगा दे सुरख रंग चुनरी, सुरख रंग गहरा लाल जो कि शादी ब्याह में ज्यादा पहना जाता है। तो ऐसी रंगा दे सुरख रंग चुनरी, ओढ़ के मैं ब्याहूं अपने पियासों, ओढ़ के मैं ब्याहूं अपने पियासों, ला दे वीरा। माने चुनरी ला दे वीरा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू जी सब। गले ने तो बहुत साथ दिया आपका, एकदम बढ़िया दिया। ये आप याद आ गई मुझे, आपने कहा था ना पहले मैंने आपका हनी खाया है, तो सरकार ने रिप्लाई में तो ले आप गोली खा, तो गोली खाई मैंने भी, तब जाके वो गला चला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। वो जब अनूप जी कह रहे थे ना कि अगर वो नहीं गा पाए तो मैं सोच रही थी मैं गा दूं, अच्छा हुआ मुझे नहीं गाना पड़ा। अच्छा वो आपने गा दिया, थैंक यू, मजा आ गया। अब हम नीलम से पूछने वाले हैं कि उनको नीला छोड़ के और कौन सा रंग पसंद है और क्यों पसंद है। ऐसा है कि मुझे कोई भी ऐसा रंग नहीं है जो पसंद नहीं है, क्योंकि सब रंग अच्छे लगते हैं। जिंदगी रंगीन है और इसमें कभी बस मुझे शायद काला रंग नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे वो बहुत डिप्रेसिंग लगता है। अदरवाइज मुझे सब रंग पसंद है। क्या बात है। तो अब हम आपकी दूसरी पोएम सुनना चाहेंगे जो रंगों के ऊपर है। एक बात बीच में मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं स्कूल में था उस समय एक गाना सुना करता था, रेडियो पे आता था, तो उसमें इस बात के ऊपर थी, काले रंग के ऊपर। लोग कहते हैं ना कि ये तो काला है, तो उसके अंदर उसने रानी राणक दे करके रानी थी, उसका वर्णन था उसमें, तो उसको लेके किया था कि कालो रे कालो काई करो सहेलिया रे, कालो रानी राणक देरा केस। आप काला काला क्या करते हो? काले तो उसके रानी राणक दे के बाल हैं, फिर काले उसके नैन हैं, काले उसके भवे हैं, इस तरह से एक एक करके। बोले आप काले रंग को इस तरह से मत करो, काले रंग में भी उसकी खूबसूरती है। बिल्कुल सही कहा, वो तो बिल्कुल सही कहा। मैं उस तरह के काले की बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी यानी नॉट स्किन कलर या हेयर कलर, अंधकार वाले काले की। इससे मुझे एक बचपन की ही बात याद आई। किसी ने ड्राइंग टीचर ने टमाटर वो कलर करने के लिए दिया, और जब वो बच्चा लेके गया तो टीचर ने जैसे ही खोला तो बोले ये क्या करके लाया तुम, काला रंग टमाटर का होता है। तो बच्चे ने क्या बोला, ये सड़ा हुआ टमाटर। मेरे जैसा सोचता होगा पक्का वो। मैं तो इमेजिनेशन के रंग की बात कर रही थी
क्योंकि जब हम कुछ यानी जैसे छोटा बच्चा होता है तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब मेरी बेटी छोटी थी कि कलरफुल कलर्स पहना करिए, क्योंकि उसको देख के बच्चा ज्यादा खुश होता है। तो बस मैं उस तरह के कपड़ों के रंग या पेंटिंग के रंग उसकी बात कर रही थी। तो बढ़ते हैं आगे और मैं सुनाती हूँ कविता। अब आप बुलाए या ना बुलाए, मैं सुनाऊंगी। नहीं, बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, मैं आखिरी में सुना रही हूँ, पर सुनाऊंगी जरूर। और मनोज जी का गाना बहुत अच्छा था, फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कविता का शीर्षक है रंग भरा तोहफा। वैसे इस नाम की मेरी एक किताब भी है। तो वो सीधी सी महक, वो यादों की चहक मजबूर कर रही थी मुझे कुछ बंद कमरे खोलने के लिए। वो सीली सी महक, वो यादों की चहक मजबूर कर रही थी मुझे कुछ बंद कमरे खोलने के लिए। कुछ भी तो नहीं था बस में मेरे, और चल पड़ी मैं दिल के मकान के अंदर बने उन खाली खाली से कमरों में। धूल से ऐसी मटमैली लग रही थी दीवारें, और कमरे के कैनवास के रंग इतने मलिन थे कि मुड़कर मैं वापस आने ही वाली थी, पर नजर आ गई वो रंगीन डायरी जिसका रंग अभी भी बरकरार था। मैंने दीवारों को साफ किया, कैनवास को पोंछा, और फिर अपने थरथराते हुए हाथों से वो हसीन सी डायरी उसका लम्हा लम्हा हथेलियों पे रख उसे निहारने लगी। उन लम्हों के बुलबुलों में कुछ गम था तो कुछ खुशी। उन लम्हों के बुलबुलों में कुछ गम था तो कुछ खुशी, पर मेरी छुअन से गम के बुलबुले फूटने लगे और खुशी के बुलबुले और रंगीन होने लगे। ये रंग भरा तोहफा मैंने अपनी रूह की तिजोरी में कैद कर लिया और खुद को गले लगाकर कहा, मुझे तुमसे प्यार है। ये रंग भरा तोहफा मैंने अपनी रूह की तिजोरी में कैद कर लिया और खुद को गले से लगाकर कहा, मुझे तुमसे प्यार है। तो आज वुमेन्स डे के दिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर आदमी को खुद से प्यार होना चाहिए, और जब तक खुद से प्यार ना हो तो वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, एकदम सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो जो है आज का शो हमारा बहुत ही बेहतरीन था। बहुत हम लोग हंसते हंसते, यानी पता नहीं कौन से रंग के हो गए। अब मैं कुछ रंग बोल दूं और अनूप जी बोले कि ये रंग ऐसा नहीं, ये रंग ऐसा नहीं, तो मुझे डर भी लग रहा है। तो रंगों की इस बारिश के साथ खत्म होता है हमारा 125 खत्म होती है हमारी 125वीं हिंदी काव्य गोष्ठी। वी इम्पोर्टेंट है, वी। Yes, we important है। V for victory। और नीलम स्पेशल शो का चौथा एपिसोड। एक बार फिर हाजिर होंगी मैं अपने अगले एपिसोड के साथ अगले महीने। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमें हमारे सभी व्यूअर्स और आज के कवियों को शत शत प्रणाम इतनी बेहतरीन काव्य गोष्ठी के लिए। सबको नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो एंड किया जाए शो।